बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि अधिकार किस प्रकार से निर्धारित है, अधिकारों का अर्थ एवं परिभाषाएं भी बताई थी, अधिकारों के कौन कौन से सिद्धांत थे ये भी आपको निर्धारित किया था कि अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है और इसके अलावा कल्याणकारी सिद्धांत है, इन और कानूनी सिद्धांत भी बताया था। इनके बाद आपको ये भी निर्धारित था कि वास्तव में देखा जाता है तो अधिकारों के कौन कौन से लक्षण होते हैं कि वे कल्याणकारी होता है, अधिकार और कर्तव्यों में गहरा संबंध पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको जो बताया था कि अधिकारों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। अधिकारों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो दो प्रकार के अधिकार अपन के सामने आते हैं। पहला है आपका नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकारों से तात्पर्य वह है जिसमें व्यक्ति को अपने कार्य करने के लिए नैतिक आचरणों का सहारा लेना पड़ता है और राज्य के द्वारा इस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती। दूसरों की आर्थिक सहायता करना, धार्मिक स्थलों पर दान दक्षिणा देना या अन्य प्रकार की गतिविधियां, इसी प्रकार के कुछ अधिकार हैं जो कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन उनका संबंध केवल व्यक्तिगत हितों के आधार पर ही होता है कि वह स्वेच्छा से किन कार्यों को करना चाहता है और नैतिक आचरण के आधार पर इसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता। तो सामान्यतः पर यह कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो अधिकार है उस पर कानूनी वैधता नहीं होती। दूसरा आपका जो अधिकार है वो अधिकार दे रखा है आपका कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार से तात्पर्य यह है कि राज्य के द्वारा कुछ वैधता निर्धारित की जाती है और यदि कोई व्यक्ति इन अधिकारों का निर्वहन नहीं करता है तो राज्य के द्वारा उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो सामान्यतः अपन ये मान सकते हैं ये वैसे अधिकार हैं जो दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं और इसीलिए इनको कानूनी बंधन में बांधा गया है। अब अपन ये कह सकते हैं कि कानूनी अधिकार राज्य के द्वारा संरक्षित तो किए जाते हैं, लेकिन उसकी सीमाएं निर्धारित की जाती हैं कि सीमा से अधिक कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग इस प्रकार से नहीं करे कि दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता हो या दूसरे अधिकारों को किसी प्रकार से प्रभावित करता हो। तो इसी आधार पर कानूनी अधिकारों को अधिक से अधिक महत्व दिया गया है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कानूनी अधिकारों पर राज्य के द्वारा कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं और उसी दायरे में उन अधिकारों का वह उपयोग कर सकता है। हालांकि उन्हें स्वतंत्रता है कि इन अधिकारों का वह उपयोग करे, लेकिन जहां तक उसकी स्वयं की सीमाएं होती हैं और दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होता तब तक तो सीमाएं निर्धारित हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे के अधिकारों का हनन होना प्रारंभ होता है तो यहाँ पर कानूनी वैधता निर्धारित कर दी जाती है। इस प्रकार के जो आपके कानूनी अधिकार हैं वो कानूनी अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कानूनी अधिकारों को दो भागों में इसलिए विभाजित किया गया है कि अपने देश में रहने वाले सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार, जिसे अपन सामाजिक अधिकार, ये तो प्रदान किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। लेकिन राजनीतिक अधिकार किन्हें प्रदान किए जाते हैं? राजनीतिक अधिकार उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो स्वयं के देश के नागरिकता रखते हों और वह राज्य व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा मत देने या उन्हें किसी प्रकार के निर्वाचित होने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने इत्यादि के लिए उन्हें सहमति या उसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो सामान्यतः देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सामाजिक या नागरिक अधिकार। सामाजिक एवं नागरिक अधिकारों के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 6 अधिकार निर्धारित हैं और 6 अधिकारों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से देखा जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं और इसके अभाव में व्यक्ति अपना किसी भी रूप से विकास नहीं कर सकता। पहला है जीवन का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है। राज्य के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा ऐसे कोई कानून निर्धारित नहीं किए जा सकते कि व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए। जीवन का आधार मानने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के द्वारा ना तो इस प्रकार के कानून निर्धारित किए जाते हैं जिससे कि व्यक्ति के जीवन को खतरा पैदा होता हो और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति इतना दबाव डाल सकता हो व्यक्ति पर मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से, जिसके कारण इस अधिकार से वह वंचित रहता हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है कि व्यक्ति के जीवन का जो अधिकार है वह व्यक्ति को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए राज्य के द्वारा निर्धारित किया गया है और पाबंदियां निर्धारित की गई हैं कि अपने जीवन जीने के लिए दूसरे के जीवन को किसी भी रूप से कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता।
पूर्ण रूप से यह अधिकार प्राप्त होता है कि व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए सुरक्षित है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि दूसरा व्यक्ति जो इस अधिकार का उपयोग कर रहा है वह उस अधिकार का उपयोग उसी सीमा तक कर सकता है जब तक कि दूसरे के जीवन की स्वतंत्रता को खतरा पैदा नहीं हो। इसी प्रकार से दूसरा है, देखिए कि समानता का अधिकार। अपन ये मानते हैं कि जब तक लोगों में समानता नहीं होती, जब तक किसी प्रकार के अधिकारों का उपयोग नहीं किया जाता। समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। यदि एक वर्ग को अधिक समानता प्रदान, यदि एक वर्ग को अधिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और दूसरे वर्ग को कम अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो समाज में असमानता उत्पन्न होती है। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण जो अधिकार है वह है समानता का अधिकार। और समानता के दायरे को अपन 3 रूपों में बांटते हैं। पहली बात तो यह है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से तात्पर्य यह माना जाता है कि राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति एक प्रकार से समान अधिकारों का उपयोग करेंगे। वंश, धर्म, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। समानता के अधिकार में पहला है जैसे सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में सभी धार्मिक स्थलों पर समाज के सभी वर्गों में एक प्रकार से समानता है। राज्य किसी भी एक समाज में के रूप में और दूसरे समाज से विरोध उत्पन्न नहीं कर सकता, या अपन ये कह सकते हैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा है आपका राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता से तात्पर्य यह था कि यदि एक वर्ग को मत देने का अधिकार प्राप्त हुए, निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त हुए तो दूसरे वर्ग को भी यही समानताएं होना अति आवश्यक है, अन्यथा राज्य व्यवस्थाएं कुछ व्यक्तियों के हाथ में सिमट कर रह जाती हैं। तो पहला था आपका सामाजिक समानता, दूसरा है आपका राजनीतिक समानता, और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है आपका आर्थिक समानता। आर्थिक समानता से तात्पर्य यह था कि सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने का तो अधिकार होता है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में किसी प्रकार से धन संपत्ति एकत्रित करने या आर्थिक रूप से राज्य के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान की जानी चाहिए। आर्थिक समानता के आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को ऊपर उठा सकता है, अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, और इसके अभाव में व्यक्ति अपने जीविका के संचालन नहीं कर सकता। तो ये है आपका समानता। इसके बाद है कि स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रताएं व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है, और यह भी माना जाता है कि समानताओं के अभाव में स्वतंत्रताओं का कोई उपभोग नहीं होता। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यदि व्यक्तियों को समानता प्रदान की जाती है तो उसे स्वतंत्रताओं का उपयोग तभी होना संभव है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के अभाव में समानता का कोई महत्व नहीं है, और समानता के अभाव में स्वतंत्रताओं का कोई औचित्य नहीं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। हालांकि ये माना जाता है कि समानताएं और स्वतंत्रताएं एक दूसरे के पूरक होती हैं, लेकिन व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं उन स्वतंत्रताओं पर राज्य के द्वारा कुछ इस प्रकार की पाबंदियां लगी हुई हैं कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताएं किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। जैसे कि पहला है, देखिए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति को किस प्रकार से अपने जीवन यापन करना है, इसकी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। जीवन जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल किस प्रकार की है, उसके किस प्रकार का रहन सहन है, इस प्रकार की उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, और किसी प्रकार का इसका प्रभाव दूसरों पर भी नहीं पड़ता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य यहाँ पर व्यक्तिगत कार्यों से है, व्यक्तिगत व्यवहार से है, खान पान से है, व्यक्ति की वेशभूषा से है, संस्कृति से है। इसी प्रकार की सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, लेकिन इसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ना चाहिए। स्वतंत्रता के पहले इस प्रकार में अपन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेते हैं। दूसरा है आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राज्य के द्वारा सभी नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है और प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को समस्त व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है। हालांकि यह स्वतंत्रता विशेष महत्व रखती है, क्योंकि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के विचारों को परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन इस पर कुछ पाबंदियां ये लगी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे भाषण, ऐसी प्रेस, ऐसी मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता या ऐसे शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता जिससे देश की एकता, अखंडता या सांप्रदायिकता पैदा होती हो। एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता हो, या अपन ये कह सकते हैं कि राज्य में सांप्रदायिकता अगर पैदा होती हो, ऐसी भाषण एवं अभिव्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के भाषणों का उपयोग नहीं कर सकता जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता हो।
यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन इस पर बहुत अधिक पाबंदियां लगी हुई हैं। व्यक्ति कोई भी अभिव्यक्ति अगर करता है तो उसमें राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग किया जा सकता है। इसके बाद देखिए कि भ्रमण की स्वतंत्रता। राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर पूरी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि गलत इरादों से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति नहीं जा सकता। राज्य के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां यदि सामने आती हैं व्यक्ति के विरुद्ध, तो ऐसी स्थिति में उसे दंडित किया जा सकता है। उस पर किसी प्रकार का कोई दंड, आर्थिक, सामाजिक या अन्य प्रकार का कोई दंड लागू किया जा सकता है। विशेष तौर से अपन ये मान सकते हैं कि ये जो भ्रमण की स्वतंत्रता है, यह पूर्ण रूप से यानी रहने की भी स्वतंत्रता को इंगित करती है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जिस प्रकार से स्वतंत्रता रखता है, वह निवास स्थान बनाने की भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रखता है कि वह अपनी जीविका को निर्धारित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने की या रहने की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए संघ एवं संगठन का निर्माण। अपन मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। समाज में रहने के लिए उसे छोटे छोटे सामाजिक संगठन या अन्य प्रकार के संघ का निर्माण करना पड़ता है। लेकिन संघ बनाने और संगठन बनाने की व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त होती है, लेकिन व्यक्ति ऐसे संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकता जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खंडित करता हो या किसी प्रकार से उसका प्रभाव या विरोध दूसरा संगठन करता हो। संगठन के द्वारा बनाए गए इस प्रकार के जो भी संघ होते हैं या संगठन होते हैं, इस प्रकार के लोगों के जो एकत्रित एक समूह होता है, उसकी मानसिकता अपनी संस्कृति, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। संगठन में किस प्रकार का कार्य नेतृत्व करता है, इस प्रकार की व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्थित की जानी चाहिए, लेकिन भारतीय या राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को किसी प्रकार का खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत देखिए कि शिक्षा एवं संस्कृति की स्वतंत्रता। राज्य सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन साथ साथ ही परंपरा एवं रीति रिवाजों के आधार पर जो संस्कृति निर्धारित की गई है, उसे सुरक्षित रखने की भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन राज्य इस बात का निर्धारण करता है कि पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति को बनाए रखने के साथ साथ अपनी संस्कृति को दूसरों पर थोपने की पूर्ण रूप से कोई अनुमति नहीं है कि किसी प्रकार से अपनी संस्कृति को दूसरे पर थोपा जाए। साथ साथ ही शिक्षा के रूप में, चाहे वह किसी भी रूप में या किसी भी भाषा में शिक्षा का इस्तेमाल करता हो या किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहता हो, व्यक्ति को यह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि राज्य सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने और अपनी संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बशर्ते कि इसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता हो, या अपन ये कह सकते हैं कि कहीं उसका विरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक और दे रखी आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता, जिसे अपन धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने धर्म के आधार पर धार्मिक स्थलों का निर्माण कर सकता हो। धार्मिक स्थलों के आधार पर ही वह किसी भी धर्म को मानने वाला होना चाहिए, या अपन ये कह सकते हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए वह वैध नहीं है और वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि वह किसी भी धर्म का अनुसरण कर सके। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि धार्मिक स्थलों का निर्माण करना और इसके साथ साथ यानी पूजा अर्चना करना, मस्जिदों का निर्माण करना, मंदिरों का निर्माण करना या चर्च का निर्माण करना इत्यादि, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अपने धर्म के आधार पर ही वह धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसी प्रकार की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत प्रदान की। इसके बाद देखिए अगली आपकी जो चौथी है वह है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार से तात्पर्य यह माना जाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत के आधार पर जिस संपत्ति का अर्जन करता है उस पर व्यक्ति का स्वयं का अधिकार होता है और राज्य के द्वारा किसी प्रकार का कोई उसमें दखल अंदाज नहीं देना चाहिए। लेकिन भारतीय संविधान के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए इसे अधिकारों से हटाकर इसे एक प्रकार से कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है, जिसे अपन ये कह सकते हैं कि एक सीमा से अधिक यदि व्यक्ति अगर संपत्ति रखता है तो राज्य के द्वारा निर्धारित जो कर है
वो उसे प्रदान करना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस कर का वह निर्धारण किया जाता है, जिस कर को वह राजकीय कोष में जमा कराता है, वह राजकीय कोष से निकलकर निम्न वर्ग के व्यक्तियों के सहयोग के या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार तो होता है और राज्य के द्वारा प्रदान किया गया है कि व्यक्ति अपनी मेहनत के आधार पर जिस संपत्ति को एकत्रित करता है या उसे इकट्ठा करता है तो उस पर केवल उसी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन राज्य के द्वारा यह निर्धारित है कि यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था अगर होती है तो एक तरफ संपत्तिशाली व्यक्ति और दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति, यानी कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो इसी आधार पर इसे कानूनी रूप में लाकर या कानूनी दायरे में लाकर इस प्रकार का निर्धारण किया कि एक सीमा से अधिक यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का एकत्रीकरण करता है तो ऐसी स्थिति में उसको निश्चित रूप से राज्य द्वारा निर्धारित टैक्स या कर चुकाना होता है। इसके बाद देखिए कि परिवार का अधिकार। अपने मानते हैं कि जीवन जीने के लिए केवल सुविधाएं आवश्यक नहीं है, मानसिक संतुष्टि या अन्य प्रकार की गतिविधियों को या सामाजिक कार्यों को करने के लिए परिवार का होना अति आवश्यक है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वैवाहिक संबंध स्थापित करने और अपने परिवार को संचालित करने या बसाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। या अपन ये कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को वैवाहिक संबंध स्थापित करने और परिवार बसाने के पूर्ण रूप से यानी अधिकार प्रदान है। इसके बाद देखिए कि रोजगार का अधिकार। अपन ये मानते हैं कि जीवन जीने के लिए रोजगार का होना आवश्यक है और इसके अभाव में व्यक्ति अपनी आर्थिक गतिविधियों को पूरा नहीं कर सकता। तो इसी आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें रोजगार का अधिकार भी विशेष महत्व रखता है कि वह अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करने और उसके आधार पर अपने पारिवारिक जीवन को संचालित करने के लिए पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि गैर कानूनी तरीके से किए गए कार्यों से किसी प्रकार का रोजगार किया जाता है या इस प्रकार का रोजगार किया जाता है जो राष्ट्रीय हित में नहीं हो, ऐसे रोजगारों पर पूर्ण रूप से राज्य पाबंदी लगाता है। ये तो हुआ आपके नागरिक अधिकार, जिसे अपन सामाजिक अधिकार कहते हैं, जो अपने देश के नागरिक और विदेशी सभी को प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हैं आपके राजनीतिक अधिकार। जैसा कि मैंने बताया कि राजनीतिक अधिकार केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिसको नागरिकता प्राप्त होती है और वह अपने देश के नागरिक होते हैं। विशेष तौर से ये 4 प्रकार के अधिकार हैं, जिसमें पहला है आपका मत देने का अधिकार, जिसमें सभी व्यक्तियों को एक निश्चित आयु प्राप्त, जिसे वयस्क मताधिकार कहा जाता है, के आधार पर सभी व्यक्तियों को मत देने यानी कि होने वाले आम चुनाव यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो चुनाव प्रणाली संपन्न की जाती है उसमें सभी नागरिकों को मत देने का समान अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है आपका निर्वाचित होने का अधिकार। निश्चित आयु सीमा या राज्य के द्वारा निर्धारित आयु सीमा के बाद और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के बाद में अगर उन चीज़ों को वह पूरा करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को मत देने के साथ साथ में निर्वाचित होने का भी पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है कि पूर्ण रूप से सभी व्यक्ति अगर योग्य है, अगर वो राष्ट्र के तहत या समाज के तहत अगर अच्छा कार्य करते हैं या विशेष तौर से उनकी अच्छी छवि होती है, ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः राजनीतिक क्रियाओं में भाग तो लेते ही हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें निर्वाचित होने का अधिकार भी प्राप्त होता है। तीसरा है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ में उससे यह भी अधिकार प्राप्त है कि सार्वजनिक पद प्राप्त करने के यानी कि सरकारी नौकरियों में जाने की या प्राइवेट नौकरियों में जाने की उसे पूर्ण रूप से अधिकार प्रदान किया जाए कि योग्यता के आधार पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का यानी पद प्राप्त कर सकता है या राज्य की सेवा में जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अर्थात यह कहा जाता है कि राजनीतिक अधिकारों के तहत के राज्य की सेवाओं में या सार्वजनिक पद प्राप्त करने का उसे पूर्ण रूप से अधिकार है, बशर्ते कि वह राज्य के द्वारा निर्धारित योग्यताओं को फॉलो करता हो या उनको मानता हो या उनको पूर्ण करता हो। एक और है चौथा, जिसे अपन कह सकते हैं कि प्रार्थना पत्र दाखिल करने या अपन ये कह सकते हैं कि सरकार की आलोचना करना। राज्य के द्वारा निर्धारित नीतियां यदि व्यक्तिगत हितों में नहीं होती हैं और व्यक्ति को किसी न किसी रूप से हानि होती है और जनसमूह अधिकांशतः उन कानूनों का विरोध करता है तो व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य की नीतियों के विरुद्ध वह एक प्रकार से हड़ताल कर सकता है या उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है या प्रार्थना पत्र के माध्यम से वह सरकार की आलोचना कर सकता है।
इसी प्रकार की प्रवृत्ति यानी अधिकारों के तहत देखी जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकारों का जो वर्गीकरण है वो दो रूपों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके नैतिक अधिकार और दूसरे होते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकारों को फिर उन्होंने दो रूपों में बांट दिया है। एक तो है उनके नागरिक अधिकार, जिसे अपन सामाजिक अधिकार भी कहते हैं, और एक होते हैं राजनीतिक अधिकार। सामाजिक अधिकारों का जब उन्होंने वर्गीकरण किया है तो उसमें 6 प्रकार के अधिकार निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जीवन का अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, परिवार का अधिकार और रोजगार का अधिकार। और दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकारों के तहत उन्होंने 4 प्रकार के अधिकारों का निर्धारण किया है, जिसमें मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, और इसके बाद है लास्ट आपका कि आलोचना करने का अधिकार या प्रार्थना पत्र दाखिल करने का अधिकार। देखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि समानता एवं स्वतंत्रता में किस प्रकार से समानता या भिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे कैसे यानी पूरक होते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।